Hello students, today we read chapter number 17 श्वसन और गैसों का विनिमय। श्वसन क्रिया के अंदर किस प्रकार से गैसों का एक्सचेंज होता है, मनुष्य का श्वसन तंत्र किस प्रकार का होता है, कैसे उसमें श्वसन की क्रियाएं की जाती है, वो सारी थिंग्स को हमें इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है। अब इसमें सबसे पहले श्वसन की परिभाषा है। श्वसन की परिभाषा से पहले हम सभी लोग जानते हैं कि सजीवों के शरीर में अनेक जैविक क्रियाएं चलती हैं और जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवों को यह ऊर्जा भोजन के या भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। जो भी भोजन जीव ग्रहण करेगा उसका ऑक्सीकरण होगा। भोजन के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनती है। इस बनने वाली ऊर्जा को एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में शरीर के अंदर इकट्ठा किया जाता है। तो श्वसन की परिभाषा क्या है, देखिए, भोजन के ऑक्सीकरण से CO2, H2O और ऊर्जा के उत्पादन की क्रिया को श्वसन कहते हैं। यानी जो भी भोज्य पदार्थ सजीव ने ग्रहण किया है उसका ऑक्सीकरण होगा, उसके ऑक्सीकरण से CO2, H2O और एनर्जी ऊर्जा बनती है। इस बनने वाली ऊर्जा को हमारे शरीर में ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित किया जाता है और शरीर आवश्यकता के अनुसार इस ATP का उपयोग करता है। तो श्वसन की डेफिनेशन है, भोजन के ऑक्सीकरण से CO2, H2O और ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया श्वसन कहलाती है। यहाँ बनने वाली CO2 को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद श्वसन के प्रमुख रूप से दो प्रकार हैं। पहला बाह्य श्वसन, दूसरा आंतरिक या कोशिकीय श्वसन। तो बाह्य श्वसन क्या है, देखो, बाह्य श्वसन सीधा सा ये है, पर्यावरण के अंदर जो ऑक्सीजन है उसे कोशिकाओं द्वारा ग्रहण किया जाता है और कोशिकाओं में जो CO2 बनेगी उसे कोशिकाओं द्वारा पर्यावरण में बाहर निकाला जाता है। तो बाह्य श्वसन की परिभाषा है कोशिकाओं द्वारा O2 ग्रहण करना और CO2 को बाहर निकालना। CO2 को बाहर निकालने की जो प्रोसेस है, CO2 को बाहर निकालने की जो क्रिया है, ऑक्सीजन को ग्रहण करके CO2 को बाहर निकालने की क्रिया बाह्य श्वसन कहलाती है। और बाह्य श्वसन को ही हम श्वास लेना या संवातन भी कहते हैं। बाह्य श्वसन की क्रिया को ही श्वास लेना या संवातन भी कहा जाता है। बाह्य श्वसन के अंदर पर्यावरण और कोशिकाओं के बीच गैसों का आदान प्रदान या विनिमय होता है। जैसे बाहर पर्यावरण से हम ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं और हमारी कोशिकाओं में जो CO2 बनेगी उसे शरीर से बाहर निकाला जा रहा है, उसे पर्यावरण को दिया जा रहा है। तो यहाँ गैसों का एक्सचेंज या गैसों का आदान प्रदान बाह्य श्वसन में संपन्न होता है। सेकेंड टाइप का श्वसन है आंतरिक या कोशिकीय श्वसन। आंतरिक या कोशिकीय श्वसन क्या होता है, जो ऑक्सीजन हमने बाहरी वातावरण से ली है उस ऑक्सीजन का प्राणी की कोशिकाओं में उपयोग किया जाएगा और CO2 और ATP का उत्पादन किया जाएगा। तो प्राणी द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग तथा CO2 और ATP के उत्पादन की क्रिया आंतरिक या कोशिकीय श्वसन कहलाती है। जो भी ऑक्सीजन वातावरण से ली गई है जंतु उसका उपयोग करता है, जिससे CO2, ATP, जल बनते हैं। तो CO2, ATP, जल के उत्पादन की क्रिया आंतरिक या कोशिकीय श्वसन के नाम से जानी जाती है। आंतरिक या कोशिकीय श्वसन को आगे हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसका पहला भाग होता है ऑक्सीश्वसन, दूसरा भाग होता है अनऑक्सीश्वसन। अब इनके नाम के अंदर ही इनकी परिभाषाएं, ऐसा श्वसन, ऐसा कोशिकीय श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है उसे ऑक्सीश्वसन कहा जाता है। और ऑक्सीश्वसन का एग्जाम्पल मनुष्य, सभी ज्यादातर जंतुओं में ऑक्सीश्वसन पाया जाता है। सेकंड है अनऑक्सीश्वसन। इसके नाम के अंदर ही इसकी डेफिनेशन है
ऐसा कोशिकीय श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। यानी जिस कोशिकीय श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं किया जाएगा उसे अनॉक्सी श्वसन के नाम से जाना जाता है। और अनॉक्सी श्वसन की क्रिया जीवाणुओं में पाई जाती है। जीवाणुओं के अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिकीय श्वसन की क्रिया होगी जिसे हम अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा मानव श्वसन अंग तथा श्वसन तंत्र। तो मनुष्य का जो श्वसन तंत्र है उसका निर्माण विभिन्न प्रकार के श्वसन अंगों से होता है। स्टार्टिंग से यदि हम बात करें, श्वसन तंत्र नासाद्वार से स्टार्ट होता है। हमारी नाक जो है उसमें जो दो छिद्र पाए जा रहे हैं उन्हें नासाद्वार कहेंगे। इसके बाद नाक के अंदर जो गुहा या रिक्त स्थान है उसे नासा गुहा कहते हैं। तीसरा नासा ग्रसनी गुहा, नीचे की तरफ गले वाले भाग में यहाँ पर ग्रसनी पाई जा रही है। ग्रसनी पाचन तंत्र से भी संबंधित है और श्वसन तंत्र से भी। तो जो ग्रसनी का वह भाग जो श्वसन तंत्र से संबंधित है उसे नासा ग्रसनी गुहा कहा जाता है। नासा ग्रसनी गुहा कंठ से जुड़ी होती है। इस कंठ वाले भाग में नासा ग्रसनी गुहा, ऊपर से नासा ग्रसनी गुहा आएगी, इस कंठ वाले भाग में जुड़ी रहेगी। कंठ आगे श्वास नली में कंटिन्यू होता है। कंठ से नीचे एक नली पाई जाती है जिसे श्वास नली कहते हैं। श्वास नली हमारे वक्ष वाले भाग में जाकर दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। श्वास नली आई है ऊपर से, दो ब्रांच के अंदर विभाजित हुई जिसे श्वसनी के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक ये श्वास नली आएगी, इस वाले हिस्से में जाकर दो भागों में विभाजित हो जाती है जिसे श्वसनी कहते हैं। यह श्वसनी आगे फेफड़ों में प्रवेश करती है। ये फेफड़े स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में श्वसनी प्रवेश करेगी, दाएं फेफड़े में और बाएं फेफड़े में। जब श्वसनी फेफड़े में प्रवेश करती है तो यह अनेक शाखाओं में विभाजित होती है। इन शाखाओं को प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी के नाम से जाना जाता है। जैसे श्वसनी अंदर एंटर हुई है, एक ब्रांच के अंदर विभाजित हुई, इससे दूसरी ब्रांच निकलेगी, दूसरी से तीसरी ब्रांच निकल सकती है। तो इन सब संरचनाओं को हम प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी और तृतीयक श्वसनी कहते हैं। तृतीयक या द्वितीयक श्वसनी श्वसनिका के द्वारा, ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है ये है श्वसनिका। के द्वारा वायु कोशिकाओं से जुड़ी रहती है। वायु कोशिकाएं लास्ट, इसका हमारा श्वसन जो तंत्र है उसका लास्ट भाग होता है। श्वसन मार्ग जो है उसका लास्ट भाग वायु कोशिकाएं होता है। तो एक तरह से स्ट्रक्चर है हमारे मनुष्य के श्वसन तंत्र की। स्टार्टिंग से नासाद्वार, नासा गुहा, नासा ग्रसनी गुहा, कंठ, श्वास नली, श्वसनी, प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, श्वसनिकाएं, वायु कोशिकाएं, ये सारा का सारा पूरी संरचनाएं मिलकर श्वसन मार्ग का निर्माण करती है। अब मनुष्य के अंदर जो श्वसन मार्ग है, एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। वायु नासाद्वार में आती है, नासा द्वार से नासा गुहा में जाती है, नासा गुहा से नासा ग्रसनी गुहा में, नासा ग्रसनी गुहा से कंठ भाग में, कंठ से श्वास नली में, श्वास नली से श्वसनी में, श्वसनी से श्वसनिका में और श्वसनिका से वायु कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाती है। वायु कोशिका में गैसों का विनिमय संपन्न होता है। ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान वायु कोशिका के अंदर संपन्न होता है, इसलिए वायु कोशिका को श्वसन सतह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, जो प्रमुख श्वसन अंग हमारे शरीर में श्वसन तंत्र में पाया जा रहा है उसे फेफड़ा कहा जाता है। एक दाईं साइड उपस्थित होता है फेफड़े, दूसरा फेफड़ा बाईं साइड उपस्थित होता है। तो श्वसन मार्ग के और श्वसन मार्ग और प्रमुख श्वसन अंग फेफड़े, ये सब मिलकर हमारे शरीर में श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। इस डायग्राम की स्ट्रक्चर को हम फिर से देखना चाहें, बाहर से वायु आई, नासा मार्ग, नासा द्वार में आई, नासा गुहा में आई, नासा ग्रसनी गुहा में आई, फिर कंठ वाले भाग में आती है, श्वास नली में आती है, श्वसनी के अंदर वायु जाती है, श्वसनी से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक श्वसनी में जाकर श्वसनिका में जाती है और श्वसनिका से ये वायु कोशिका के अंदर जाती है।
तो यहाँ जो स्ट्रक्चर्स बना रखी है हमने, कंठ वाला हिस्सा है, श्वास नली है, श्वास नली के अंदर ही कुछ उपास्थि छल्ले पाए जाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है उपास्थि छल्ले हैं। इन छल्लों के द्वारा श्वास नली को पिचकने से बचाया जाता है। इसके बाद नीचे ये श्वास नली आती है, श्वसनी में विभाजित हुई, श्वसनी आगे जाकर प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी में विभाजित होती है। इसके बाद श्वसनी जो है वो श्वसनिका में विभाजित होगी, श्वसनिका का निर्माण करेगी और यह श्वसनिका वायु कुपिका से जुड़ी रहती है। यहाँ दोनों फेफड़ों के बीच में हार्ट पाया जाता है और दोनों फेफड़ों के नीचे डायफ्राम उपस्थित होता है। तो ये मनुष्य के श्वसन तंत्र की एक ब्रीफ संरचना है। इन्हीं संरचनाओं का हम आगे स्टडी करेंगे कि कौन सी संरचना किस प्रकार से होती है और उसमें श्वसन से संबंधित कौन कौन से कार्य संपन्न किए जाते हैं। इसके नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। श्वसन तंत्र की क्रियाविधि में अब हमें आगे डिस्कशन करना है कि किस तरह वायु किस मार्ग से होकर हमारे फेफड़ों के अंदर प्रवेश करेगी। इससे पहले हमने श्वसन तंत्र की संरचना के बारे में पढ़ा था कि श्वसन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं, किन किन संरचनाओं से मिलकर श्वसन तंत्र बनता है। तो श्वसन तंत्र में किस तरह से वायु का प्रवेश होगा उसको हम स्टार्टिंग से समझते हैं। सबसे पहले नासा द्वार जो है हमारा, उससे वायु नासा गुहा में प्रवेश करती है। ये नासा द्वार या नासा छिद्र है जिनसे वायु का नासा गुहा के अंदर प्रवेश होगा। नासा गुहा के अंदर प्रवेश करने के बाद वायु नीचे की तरफ ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वसनी, प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी, श्वसनिकाएं और लास्ट में वायु कुपिका के अंदर प्रवेश करेगी। अब नासा द्वार या नासा छिद्र में कुछ रोम और अस्थियां पाई जाती है। इन अस्थियों पर श्लेष्मा झिल्ली का आवरण पाया जाता है। तो ये जो रोम है और श्लेष्मा झिल्ली द्वारा ढकी हुई अस्थियां हैं, ये वायु को छानने का कार्य करती है। इन दोनों संरचनाओं के द्वारा वायु को छाना जाता है। वायु में जो भी धूल के कण हैं, हानिकारक जीवाणु हैं, उन सबको छानने का कार्य इन स्ट्रक्चर या इन संरचनाओं के द्वारा किया जाता है। ये सभी संरचनाएं जो है रोम और श्लेष्मा झिल्ली वायु को छानती है। अब नासा द्वार, नासा गुहा मिलकर नासा मार्ग बना रहे हैं। तो नासा मार्ग का निर्माण 3 प्रकार की अस्थियों से होता है। पहली अस्थि को नासा मार्ग का निर्माण 4 प्रकार की अस्थियों से होता है। पहली अस्थि को नेजल, दूसरी को प्रीमैक्सिला, तीसरी को मैक्सिला और चौथी अस्थि को एथेमॉइड बोला जाता है। ये चारों अस्थियां आपस में मिलकर नासा मार्ग का निर्माण करेगी। नासा गुहा बाद में ग्रसनी के अंदर ओपन होती है, ग्रसनी के अंदर खुलती है। ग्रसनी से वायु कंठ में आएगी और कंठ से वायु श्वास नली के अंदर प्रवेश करती है। कंठ जो है उसकी भित्ति को कुछ उपास्थियां सहारा प्रदान करती है। जैसे कंठ स्ट्रक्चर है, इसको सहारा प्रदान करने का काम इन उपास्थियों के द्वारा किया जाता है और इन उपास्थियों को थायराइड, क्रिकॉइड और एरिटिनॉइड उपास्थियां कहते हैं। यानी ये उपास्थियां हैं जिनके द्वारा कंठ की भित्ति को या कंठ को सहारा प्रदान करने का कार्य किया जाता है। थायराइड उपास्थि, क्रिकॉइड उपास्थि और एरिटिनॉइड उपास्थि। कंठ के अंदर स्वर रज्जु पाए जाते हैं और ये स्वर रज्जु ध्वनि को उत्पन्न करने का, आवाज को या साउंड को प्रोड्यूस करने का ये कार्य करते हैं। यानी हमारी जो आवाज उत्पन्न होती है वह कंठ में उपस्थित स्वर रज्जुओं के द्वारा उत्पन्न की जाती है। इसके बाद कंठ के अंदर एक छिद्र उपस्थित होता है, उस छिद्र को ग्लॉटिस कहा जाता है। कंठ में पाए जाने वाले छिद्र को ग्लॉटिस कहते हैं और ग्लॉटिस छिद्र श्वास नली में खुलता है। यानी कंठ वाला हिस्सा है, कंठ में एक ग्लॉटिस छिद्र पाया जा रहा है। ग्लॉटिस छिद्र द्वारा कंठ श्वास नली के अंदर ओपन होगा, श्वास नली के अंदर ये खुलता है।
जब हम भोजन करते हैं, यहाँ नीचे इस साइड में हमारी आहार नाल जुड़ी हुई होती है, तो भोजन करते समय इस ग्लॉटिस को एपिग्लॉटिस द्वारा ढक दिया जाता है, जिससे भोजन के कण हमारे श्वास नली के अंदर प्रवेश नहीं कर सके। श्वास नली 12 सेंटीमीटर लंबी नली है, जो कंठ भाग से वक्ष गुहा तक पाई जाती है। ये कंठ भाग से वक्ष भाग तक श्वास नली पाई जाएगी और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है। वक्ष गुहा में जैसे ही ये श्वास नली जाती है, 2 ब्रांच के अंदर ये विभाजित हो जाती है। एक ब्रांच दाईं साइड, एक ब्रांच इसकी जाती है बाईं साइड। और श्वास नली के विभाजन से जो शाखाएं बनेंगी, उन शाखाओं को श्वसनियों के नाम से जाना जाता है। श्वास नली का विभाजन होगा, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ, उनके विभाजन से जो शाखाएं बनेगी उन्हें श्वसनिया कहा जाता है। श्वास नली और श्वसनी दोनों के अंदर सी आकार की उपास्थियां पाई जाती है, जो इनको अंदर से सहारा प्रदान करती है। वायु के प्रेशर के कारण ये पिचके नहीं, फूले नहीं। इस कार्य को करने में ये सी आकार की उपास्थियां सहायक होती है। वायु के प्रेशर से इनको श्वास नली को फूलने से, पिचकने से बचाने का काम सी आकार की उपास्थियों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद श्वसनियां दाईं ओर तथा बाईं ओर स्थित फेफड़ों में प्रवेश करती है। हमारे श्वसन तंत्र में 2 फेफड़े उपस्थित हैं। दाईं ओर उपस्थित फेफड़े को दायां फेफड़ा कहते हैं, बाईं ओर उपस्थित फेफड़े को बायां फेफड़ा कहते हैं। दाएं फेफड़े की विशेषता है कि यह 3 पालियों से बना होता है, 1 पाली, 2 पाली, 3 पाली, जबकि बायां फेफड़ा 2 पालियों में विभाजित होता है। बाएं फेफड़े में 2 पालियां पाई जाएगी, जबकि दाएं फेफड़े के अंदर 3 पालियां पाई जाती है। फेफड़ों के ऊपर उपस्थित आवरण को फुफ्फुस आवरण या प्लूरा कहा जाता है। फेफड़ों के ऊपर एक एनवलप या आवरण उपस्थित होगा, उस आवरण को फुफ्फुस आवरण या प्लूरा कहते हैं। और प्लूरा या फुफ्फुस आवरण का निर्माण 2 परतों से होता है, एक इसकी बाहरी परत, दूसरी इसकी आंतरिक परत होती है। तो फुफ्फुस आवरण या प्लूरा 2 परतों से निर्मित होगा। अब दोनों परतों के बीच एक तरल पदार्थ उपस्थित होता है, उस तरल पदार्थ को प्लूरल तरल कहा जाता है। जो लिक्विड इनके फेफड़ों के अंदर, ये फेफड़ों पर उपस्थित फुफ्फुस आवरण के बीच में मिलेगा, उसे प्लूरल तरल बोलते हैं। फेफड़ा पर जो आवरण मिल रहा है फेफड़ों पर फुफ्फुस आवरण, उसमें उपस्थित खाली जगह में एक तरल पाया जाता है, उस तरल को प्लूरल तरल कहते हैं। प्लूरल तरल फेफड़ों को पिचकने से बचाने का कार्य करता है, यानी फेफड़े वायु के प्रेशर से पिचके नहीं, फूले नहीं ज्यादा मात्रा में, तो उससे बचाने का काम इस प्लूरल तरल के द्वारा किया जाता है। फुफ्फुस आवरण के बीच उपस्थित अवकाश में किसी भी प्रकार की वायु नहीं होती है, क्योंकि यदि इसमें वायु होगी तो फेफड़े पिचक जाएंगे। यदि किसी दुर्घटना के कारण इस फुफ्फुस आवरण में उपस्थित अवकाश में वायु आ जाती है तो फेफड़े पिचक जाते हैं। फेफड़ों के चारों तरफ एक फेफड़ों को घेरे हुए संरचना मिलती है, पसलियों से बनी हुई संरचना। इस पसलियों से बनी हुई संरचना को परशुका पिंजर कहते हैं, और परशुका पिंजर के द्वारा फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। यानी फेफड़ों को घेरे हुए पसलियों का ढांचा मिल रहा है, उसे हम परशुका पिंजर के नाम से जानते हैं। परशुका पिंजर फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। इसके बाद नीचे एक स्ट्रक्चर डायफ्राम पाई जाती है, और यह डायफ्राम स्ट्रक्चर वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग रखने का कार्य करती है। ऊपर वाला हिस्सा हमारा वक्ष गुहा है, नीचे वाला हिस्सा उदर गुहा है, तो वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग रखने का कार्य डायफ्राम या तनुपट संरचना के द्वारा किया जाता है। तो ये हमारी श्वसनी तक की स्ट्रक्चर है कि श्वसनी तक वायु आ जाएगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे श्वसनी से प्राथमिक श्वसनी में वायु जाती है, द्वितीयक में, तृतीयक में जाती है, उसके बाद वायु श्वसनिका में जाती है, और लास्ट में वायु कूपिका के अंदर ये प्रवेश करती है। और वायु कूपिका में ही ऑक्सीजन और CO2 के आदान प्रदान की या विनिमय की क्रिया संपन्न होती है। तो इसके नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
श्वसन तंत्र में आगे की स्ट्रक्चर में श्वास नली जो आ रही है, ऊपर से कंठ भाग से नीचे श्वास नली आती है, नीचे श्वसनी के अंदर विभाजित हो जाती है। श्वसनी का आगे विभाजन द्वितीयक श्वसनी में होगा, द्वितीयक श्वसनी का विभाजन तृतीयक श्वसनी में। तृतीयक श्वसनी से श्वसनिका का निर्माण होता है। श्वसनिका से श्वसन श्वसनिकाएं बनती है, ब्रांच निकलती है श्वसनिकाओं में से, उससे श्वसन श्वसनिकाएं बनेंगी। श्वसन श्वसनिका से वायु कूपिका वाहिनी बनती है, जो वायु कूपिका कोश या एट्रियम में प्रवेश कर जाती है, और यह इस वायु कूपिका कोश के अंदर वायु कूपिका पाई जाती है। तो इस तरह से जो वायु है हमारे नासा छिद्रों से लास्ट में अंत में वायु कूपिका के अंदर प्रवेश करती है। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे ऊपर से श्वास नली आ रही है, ये श्वास नली है, नीचे की तरफ आकर ये दो ब्रांच के अंदर विभाजित हो गई। ये हमारे फेफड़े हैं, एक दायां फेफड़ा एक बायां फेफड़ा। ऊपर से जो आ रही है ये श्वास नली, इसे बोलते हैं श्वास नली। ये है श्वसनी या प्राथमिक श्वसनी भी इसे हम बोल सकते हैं। तो श्वास नली आई, नीचे वक्षगुहा में आकर दोनों फेफड़ों में दो ब्रांच में विभाजित हुई, जिन्हें श्वसनी कहते हैं। श्वसनी फेफड़े के अंदर जाकर, ये श्वसनी फेफड़े के अंदर जाएगी, इस तरह से अंदर गई है, अंदर जाकर एक ब्रांच बनाती है। इससे जो ब्रांच निकलेगी, इस ब्रांच को हम द्वितीयक श्वसनी कहते हैं। ये ब्रांच कहलाएगी द्वितीयक श्वसनी। द्वितीयक जो श्वसनी है, इससे भी आगे एक ब्रांच निकलती है, उस ब्रांच को तृतीयक श्वसनी कहते हैं। जैसे द्वितीयक श्वसनी है, इस द्वितीयक श्वसनी से ब्रांच निकली, इस ब्रांच को हम तृतीयक श्वसनी कहते हैं। तृतीयक श्वसनी से निकलने वाली ब्रांच या शाखा को, तृतीयक श्वसनी से ब्रांच निकली, इस ब्रांच को श्वसनिका कहा जाता है। ये जो ब्रांच है ये श्वसनिका कहलाती है। श्वसनिका ब्रांच से एक ब्रांच निकलती है जिसे हम श्वसन श्वसनिकाएं कहेंगे। जैसे श्वसनिका है, श्वसन श्वसनिका से जो निकलने वाली शाखा है, इस ब्रांच को श्वसन श्वसनिका के नाम से जाना जाता है। ये जो ब्रांच हमें दिखाई दे रही है, इस ब्रांच को हम श्वसन श्वसनिका कहते हैं। ये जो ब्रांच है श्वसन श्वसनिका कहलाती है। तो तृतीयक श्वसनी से निकलने वाली ब्रांच को हम श्वसन श्वसनिका कहते हैं। श्वसन श्वसनिका से भी एक ब्रांच निकलती है, इस ब्रांच को वायु कूपिका वाहिनी कहते हैं। श्वसन श्वसनिका से निकलने वाली ब्रांच वायु कूपिका वाहिनी कहलाती है। यह वायु कूपिका वाहिनी वायु कूपिका कोश, इस संरचना को बोला जाता है वायु कूपिका कोश या एट्रियम। तो यह वायु कूपिका वाहिनी वायु कूपिका कोश के अंदर या एट्रियम के अंदर खुलती है, और इस एट्रियम में अनेक वायु कूपिकाएं पाई जाती है। इस एट्रियम के अंदर अनेक वायु कूपिकाएं उपस्थित होंगी, जो श्वसन की क्रिया में श्वसन सतह का कार्य करती है। यानी गैसों का जो आदान प्रदान है, ऑक्सीजन और CO2 का जो आदान प्रदान है, वह इन वायु कूपिकाओं के अंदर संपन्न होता है।
तो स्टार्टिंग से फिर से एक बार हम रिवाइज करते हैं। ऊपर से श्वास नली आई, श्वास नली बक्ष गुहा में आकर दो शाखाओं में विभाजित हो गई। उन शाखाओं को श्वसनी या प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। प्राथमिक श्वसनी दोनों तरफ के फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। प्राथमिक श्वसनी के विभाजन से या एक शाखा से द्वितीयक श्वसनी बनती है। द्वितीयक श्वसनी से बनने वाली शाखा तृतीयक श्वसनी कहलाती है। तृतीयक श्वसनी से ब्रांच निकलती है जिसे श्वसनिका कहते हैं। श्वसनिका से निकलने वाली ब्रांच को श्वसन श्वसनिका कहते हैं। श्वसन श्वसनिका से भी एक ब्रांच निकलती है जिसे वायुकूपिका वाहिनी कहते हैं। यह वायुकूपिका वाहिनी वायुकूपिका कोश या एट्रियम के अंदर प्रवेश करती है और एक वायुकूपिका कोश या एट्रियम के अंदर अनेक वायुकूपिकाएं पाई जाती है और इन वायुकूपिकाओं में गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान संपन्न होता है। इसके बाद हमारे दोनों फेफड़ों में लगभग वायुकूपिकाओं की संख्या 60 करोड़ होती है। दोनों फेफड़ों के अंदर, दाएं और बाएं फेफड़े के अंदर पाई जाने वाली वायुकूपिकाओं की संख्या 60 करोड़ है। 60 करोड़ वायुकूपिकाएं दोनों फेफड़ों में पाई जाती है। आगे श्वसन श्वसनिका, वायुकूपिका वाहिनी, एट्रियम और वायुकूपिका, यानी ये चारों स्ट्रक्चर, श्वसन श्वसनिका, सेकंड स्ट्रक्चर है हमारी वायुकूपिका वाहिनी, थर्ड स्ट्रक्चर एट्रियम या वायुकूपिका कोश, फोर्थ स्ट्रक्चर वायुकूपिका है। ये चारों आपस में मिलकर श्वसन इकाई का निर्माण करती है। ये चारों स्ट्रक्चर संरचनाएं आपस में मिलती है। श्वसन श्वसनिका, वायुकूपिका वाहिनी, वायुकूपिका कोश या एट्रियम और वायुकूपिका है और ये आपस में मिलकर श्वसन इकाई का या श्वसन यूनिट का निर्माण करती है। वायुकूपिका की स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो वायुकूपिका 0.2 mm व्यास की प्याले के समान संरचना होती है। वायुकूपिका का व्यास 0.2 mm है और ये प्याले के समान इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। इसकी भित्ति में रुधिर केशिकाओं का जाल पाया जाता है। ये जो इसकी भित्ति पाई जा रही है, इस भित्ति के अंदर, ये वायुकूपिका की भित्ति है और इस भित्ति के अंदर की तरफ अनेक रुधिर केशिकाएं पाई जाती है। जैसे अगर हम इसको बड़ा करके देखें, जैसे वायुकूपिका की भित्ति है तो इस भित्ति के अंदर की तरफ अनेक रुधिर केशिकाओं का इस तरह का जाल उपस्थित होगा। बहुत सारी रुधिर केशिकाओं का जाल इस वायुकूपिका की भित्ति में पाया जाता है। ये रुधिर केशिकाएं हैं। वायुकूपिका की भित्ति में अनेक रुधिर केशिकाओं का जाल पाया जाता है और वायुकूपिका द्वारा गैसों के आदान प्रदान के लिए 0.2 μm व्यास की श्वसन झिल्ली का निर्माण किया जाता है। यानी वायुकूपिका श्वसन झिल्ली के निर्माण में सहायता करेगी और श्वसन झिल्ली का व्यास 0.2 μm होता है। अब कौन कौन सी संरचनाएं आपस में मिलकर श्वसन झिल्ली या श्वसन इकाई बनाती है? सबसे फर्स्ट संरचना है वायुकूपिका की उपकला। जो वायुकूपिका का जो आवरण है, उपकला आवरण जो है शल्की उपकला से निर्मित जो होता है, वह इस संरचना का निर्माण करेगा। सेकंड, केशिका की अंतःकला, जो रुधिर केशिकाएं हैं उनकी जो अंतःकला पाई जाती है वो इसके अंदर निर्माण करने में सहायक होती है। और तीसरी, इन दोनों के बीच पाई जाने वाली आधारीय कला। तो सबसे पहले तो वायुकूपिका की उपकला, जैसे वायुकूपिका की उपकला है, ये श्वसन सतह बनाएगी। दूसरी, इन दोनों के एक केशिका की अंतःकला, ये केशिका की अंतःकला है और इन दोनों के बीच में एक आधारीय कला मिलती है। इन दोनों के बीच में एक आधारीय कला पाई जाएगी, ये आधारीय कला है। तो ये आपस में मिलकर श्वसन झिल्ली का निर्माण करते हैं जिसका व्यास 0.2 μm होता है। ये वाला बाहर वाली स्ट्रक्चर वायुकूपिका की उपकला है। मध्य में जो स्ट्रक्चर पाई जा रही है ये आधारीय कला है और ये वाली जो स्ट्रक्चर है केशिका की
इन तीनों स्ट्रक्चर के मिलने से, तीनों संरचनाएं जब आपस में मिल जाती है तो इन तीनों संरचनाओं के आपस में मिलने से श्वसन झिल्ली का निर्माण होता है। तीनों स्ट्रक्चर जब आपस में मिलेगी तो आपस में मिलकर इनके द्वारा श्वसन झिल्ली का निर्माण किया जाएगा और इसी श्वसन झिल्ली के द्वारा गैसों का आदान प्रदान संपन्न किया जाता है। ऑक्सीजन और CO2 के आदान प्रदान की क्रिया इस श्वसन झिल्ली के माध्यम से संपन्न होती है, यानी ऑक्सीजन और CO2 के आदान प्रदान में यह श्वसन झिल्ली सहायता प्रदान करती है। जो वायु कूपिका की उपकला है वह शल्की उपकला द्वारा निर्मित होती है। ये भित्ति जो हमको दिखाई दे रही है ये शल्की उपकला के द्वारा निर्मित है, जबकि श्वसनी और श्वसनिकाएं, श्वसनी और श्वसनिकाएं ऊपर पढ़ चुके हैं। श्वसनी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और फिर कौन सी होती है, श्वसनिकाएं। इनकी जो उपकला है वो पक्षमाभी उपकला होती है, तो दोनों के अंदर डिफरेंस है। वायु कूपिका की उपकला शल्की उपकला द्वारा निर्मित होगी, जबकि श्वसनी श्वसनिकाओं की उपकला पक्षमाभी उपकला के द्वारा निर्मित होती है। तो ये सब संरचनाएं मिलकर हमारे शरीर के श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। यहाँ हमारे शरीर में जो श्वसन तंत्र पाया जा रहा है उसकी स्ट्रक्चर या संरचना कंप्लीट होती है, उसकी स्ट्रक्चर या संरचना यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अगले लेक्चर में श्वसन की क्रियाविधि, कि श्वसन की क्रियाविधि किस प्रकार से संपन्न होती है, किस प्रकार से ऑक्सीजन को लिया जा रहा है, किस प्रकार से CO2 को छोड़ा जा रहा है। इसके नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।